हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अगले चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अ, जो एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो अगला चैप्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अलग अलग सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले किस तरीके से आते हैं और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखो, फील्ड के बारे तो हम पिछले चैप्टर से भी जानते हैं। जितनी आपने फिजिक्स अभी तक पढ़ी, कोई भी मास हो, कोई भी मास है तो वो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है। सन ने अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ और बाकी सारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं। ठीक है। एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरे चार्जेस आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस पे फोर्स लगाता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। ठीक है। अब देखो, हर फील्ड की कोई ना कोई यूनिट होती है, कोई ना कोई यूनिट होती है, या फील्ड को मेजर करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं ना, ई। उसी तरीके से अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका क्या सिंबल यूज करते हैं या क्या पैरामीटर यूज करते हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या सिंपली इन शॉर्ट तो मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। इसका सिंबल होता है बी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। तो चलो पहले इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले कंपेयर कर रहे हैं। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो वो पता कैसे लगाते हैं? अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए? बच्चे इसका जवाब दे ही देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में पता लगाने के लिए एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वी यूज ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ले लिया, कोई छोटा सा प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और फिर इक्वेशन ये लिखते हैं ना, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है। तो अगर हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है, यहाँ क्यू प्लस क्यू लिया ना, पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो उस रीजन में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फिर इस प्रेजेंट चैप्टर में मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। यानी कि मैं इस टाइम पता है क्या पूछ रहा हूँ? मैं इस टाइम ये पूछ रहा हूँ कि जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज का है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग
कौन सा ऑब्जेक्ट लेते हैं मैग्नेटिज्म में, कौन सा ऑब्जेक्ट लेते हैं बताओ। बहुत कम बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास या उसे मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट चार्ज। सिमिलरली स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ये लिख रहा हूं मैं। टू डिटेक्ट बी इन ए रीजन वी यूज मैग्नेटिक कंपास, वी यूज मैग्नेटिक कंपास या ब्रैकेट में मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल क्या है, ये अपने आप में बहुत एक हल्की सी मैग्नेट ही होती है, बहुत हल्की सी मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक कंपास जो है ना, एक सर्कुलर स्केल में होती है। मतलब एक सर्कुलर केस है, कंटेनर, एक सर्कुलर केस या सर्कुलर कंटेनर है, उसके अंदर मैग्नेटिक कंपास होती है। उसके अंदर मैग्नेटिक कंपास है जो इस तरीके से रोटेट कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके की दिखती है। ये सर्कुलर कंटेनर है मैग्नेटिक कंपास का। इसके अंदर एक मैग्नेटिक कंपास होती है जो सेंटर पे हिंज हो रखी होती है, सेंटर पे ऐसे पिन लगा रखा होता है। दिस इज ए मैग्नेटिक कंपास। इसके अंदर ये एक मैग्नेटिक कंपास है। तो ये आपको मैग्नेटिक कंपास जो है अपने आप में छोटी सी बार मैग्नेट ही होती है, ठीक है। बहुत हल्की बार मैग्नेट होती है। तो अब ये आपको पता ही होगा कि मैग्नेट, जो बार मैग्नेट होती है उसके तो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसके भी दो पोल्स होंगे, ठीक है। आ, ये एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। तो अब इसमें ना, अगर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना इस पे फोर्स लगाता है। जैसे देखो ना, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है F=QE, वैसे ही मैग्नेटिक कंपास पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, उसकी वजह से ना कंपास घूमती है, रोटेट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे कंपास रोटेट, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कंपास यूं रोटेट करती है, ठीक है। अब बात आती है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ये कंपास किस ओरिएंटेशन में अपने आप को सेटल कर लेती है, किस डायरेक्शन में सेटल करती है। जैसे पॉइंट चार्ज की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगती है। तो मैग्नेटिक कंपास को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास की ओरिएंटेशन कैसे हो जाती है, किसी को आइडिया है कि किस तरीके से सेटल हो जाती है। इसका जवाब तो शायद बच्चों को नहीं पता होता है, मैं ही लिखवा रहा हूँ, देखो। When placed in magnetic field B, compass, कंपास मतलब मैग्नेटिक कंपास, orients itself such that line joining S to N pole of compass is along parallel to B, is along parallel to magnetic field। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, लेफ्ट से राइट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, तो ये कंपास अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगी, अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगी कि साउथ से नॉर्थ ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, देखो ना, लाइन ज्वाइनिंग S to N पोल, लाइन ज्वाइनिंग साउथ टू नॉर्थ पोल, ये डॉटेड लाइन ऑफ कंपास इज अलोंग पैरेलल टू बी। साउथ टू नॉर्थ पोल ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। वैसे ऐसा क्यों हो जाता है, किसी को रीजन पता है?
मैग्नेटिक कंपास इसी ओरिएंटेशन में क्यों अपने आप को सेटल कर लेती है? एनी आइडिया? हाँ, इसका जो रीज़न है ना, इसका रीज़न ये है, आपको ये पता होगा वैसे, जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो वैसे 12th क्लास से पहले भी छोटी क्लासेस से बच्चों को पता होता है। एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस यूं बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, ठीक है? नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती हैं, साउथ में एंटर कर रही होती हैं। अभी हम साउथ की बात नहीं कर रहे हैं, चलो नॉर्थ की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट नहीं क्रिएट किया होगा ना, तो यहाँ कोई सोर्स मैग्नेट रही होगी। यहाँ कोई सोर्स मैग्नेट मतलब जिसने ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। तो सोर्स मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर होगा, उधर से ही ऐसे फील्ड लाइन सारी की सारी राइट साइड पे जा रही होंगी। अब आप, बड़ा सिंपल लॉजिक है, समझ के देखो, ये तो आपको पता ही है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो मैग्नेटिक कंपास को, ये मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास को हम बार मैग्नेट के रीजन में हमने रख दिया। तो मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, और मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपल्शन की वजह से दूर हो जाएगा। तो उसी को तो हमने रूल की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। रूल की फॉर्म में वही चीज़ लिखी है मैंने, ठीक है? तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड सेटल कर लेती है अपने आप को, बस उसको एक रूल की फॉर्म में लिख दिया है। और यही, ये रूल हम हर जगह लगा सकते हैं। आगे चल रहे हैं। हाँ, अब वो ऐसा ही यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फार्मूला लिखते हैं ना, एफ इक्वल टू क्यू ई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो अगर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, एस आई यूनिट ऑफ ई, ऐसा यूनिट ऑफ ई तो न्यूटन पर कूलम भी होगा। फोर्स की ऐसा यूनिट पुट कर देते हैं न्यूटन, चार्ज की ऐसा यूनिट पुट कर देते हैं कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, किसी को पता है? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एक्चुअली टेस्ला, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला है, इसका एक और नाम भी होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर, ये पूरा नाम इसका ये है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वैसे चलो, टेस्ला तो एक साइंटिस्ट का नाम था। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने मैग्नेटिज्म पे काफ़ी वर्क किया, तो उसके नाम से है ये टेस्ला। अब ये टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर कैसे हो गया, या हम कहें 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा क्यों है? ये वेबर वगैरह, ये वेबर है क्या? इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन में जा रहा है। वी हैव 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट कहाँ से निकली है? देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर एसआई यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट का कोई अलग नाम नहीं है, इसका कोई अलग से अपना नाम नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ऐसे, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इनटू मीटर स्क्वायर एरिया की, ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। मगर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका भी सिंबल यूं ही लिखते हैं, फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, ये चीज़ें बाद में आएंगी चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स पैरामीटर बाद में आएगा, ठीक है? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट का अपने आप में कोई अलग नाम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और एरिया की यूनिट मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई। मगर मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट का एक अलग नाम है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ही एसआई यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की
SI यूनिट इज वेबर, वेबर रिप्रेजेंटेड बाय WB। ठीक है, तो अब देखो ना, 1 वेबर इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर अपॉन एरिया की यूनिट हो जाएगी ना। ठीक है, ये वेबर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वहां से निकला ये 1 टेस्ला। दैट्स वाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट के बेस पे मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट ऑब्टेन की गई है। दैट्स वाई 1 टेस्ला इज सेम एज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लिया, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट का भी एक अलग नाम है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो होता है गॉस। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, गॉस। ये अच्छा, कन्वर्जन फैक्टर 1 टेस्ला और 1 गॉस में रिलेशन, रिलेशन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, ये कन्वर्जन है, याद रखना है। 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। गॉस भी तो वैसे साइंटिस्ट का ही नाम था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आता है ना, गॉस लॉ, तो वो गॉस साइंटिस्ट का नाम था। आगे चल रहे हैं, ये तो बहुत ही अभी बेसिक लेवल्स चल रहे हैं। इसको रब कर रहा हूँ, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं, जैसे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ बताओ सोच के। जैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बच्चा, हम मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैंने भी अभी पिछले पिछले जो बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया था मैग्नेटिक बना दी थी। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए मैग्नेट, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए मैग्नेट। एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट इज नॉट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है। फंडामेंटली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। ठीक है, और ये मैग्नेट के अंदर भी मूविंग चार्जेस ही होते हैं जिन्होंने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा होता है। ये मैं लिख रहा हूँ पूरा, ये तो गलत है। हाँ, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। इसको अगर हम एक फिगर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1, एक ये कोई स्टेशनरी चार्ज है। ठीक है, दिस इज स्टेशनरी चार्ज, ये स्टेशनरी चार्ज है। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही ना। स्टेशनरी चार्ज है तो इसके आसपास देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा होगा। मगर स्टेशनरी चार्ज के आसपास देखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता है। मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 2। अब एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये उधर जा रहा है कुछ स्पीड से, सर्टेन स्पीड से। ठीक है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के आसपास के एरिया में देखें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होगा ही।
चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होगा ही। इस चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो देखा जाता है। इस चार्ज के आसपास नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर कोई सोचे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें है, कैसे डिटेक्ट करेंगे? मैग्नेटिक कंपास से, यही तो बात हो रही थी। मैग्नेटिक कंपास का यूज करके पता लगाएंगे कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट क्यों नहीं है, इस पे हम जा रहे हैं। देखो, ये जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर कर रही होती हैं। मैं अभी पूरी फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूँ, कंप्लीट फील्ड लाइंस तो चैप्टर में आगे बनाते रहेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, साउथ में एंटर। रियलिटी में क्या होता है, अगर कुछ बच्चे जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। जो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं वहीं घूम के साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। और बार मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ पोल होती हैं। मगर ये टॉपिक आगे है चैप्टर में, अभी हम इसमें उतना डिटेल में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने फिगर इतनी बना दी है, देखो। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। मैग्नेट के अंदर मूविंग चार्जेस ही तो होते हैं, इनफैक्ट हर मटेरियल के अंदर मूविंग चार्जेस होते हैं। हर मटेरियल एटम्स का ही बना हुआ है, ठीक है। हर मटेरियल एटम्स का बना हुआ है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो वो मूविंग चार्जेस है ना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो मूविंग चार्जेस हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। और बार मैग्नेट में ना, बार मैग्नेट में होता क्या है, एटॉमिक लेवल पे हर एटम के अंदर, हर एटम के अंदर जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एटम्स के अंदर जो ऑर्बिट में जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब ने अपना छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। तो ये बड़े लेवल पे बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है ना, उसी का रिजल्टेंट है ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, नोट। एक मिनट जरा, आओ। सत श्रीकाल। अच्छा, बस बढ़िया। अरे हाँ, पप्पे की शादी करा दी, जान छुटी। जान अटकी हुई थी। खाना मिल ही गया, खा लिया। जो मिला खा लिया। हाँ ओके, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, नोट क्या है? फंडामेंटली बी ऑफ ए बार मैग्नेट, बी ऑफ ए बार मैग्नेट इज रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल magnetic fields produced by moving electrons, moving orbital electrons of atom. B of a bar magnet is resultant of small magnetic fields produced by moving orbital electrons of atom. तो वैसे अब इसमें भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एटम तो हर मटेरियल के अंदर होते हैं, मतलब बार मैग्नेट के अंदर अगर एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का ऐसा कोई सब्सटेंस लें, प्लास्टिक का ऐसा सब्सटेंस लें, लकड़ी का ले लें, उसमें भी तो अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्लास्टिक या लकड़ी का तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है जो बार मैग्नेट का क्रिएट होता है। अब इसका क्या रीजन है बताओ? लकड़ी या प्लास्टिक में भी तो ऑर्बिट में इसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों नहीं है बताओ? वैसे इसका रीजन कई कई मतलब कभी कभार दे देते हैं बच्चे वैसे। एक्चुअली होता क्या है,
कुछ मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक नेचर के, कुछ नॉन मैग्नेटिक नेचर के। मतलब ये बार मैग्नेट है, इसने प्रॉपर अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रखा है ना, वो सारा वेक्टोरियली ऐड हो रहा है। मतलब वो सारा वेक्टोरियली ऐड होके एक रिजल्टेंट दे रहा है ऐसे। सबका एक तरीके से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं रफली। सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, वो सारा ऐड हो गया। अगर इसी शेप की हम कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लें या वुडन ऑब्जेक्ट ले लें, मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर भी होंगे। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखे होंगे, बट दे आर ऑल एक्चुअली रैंडमली ओरिएंटेड है, उन सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। सबने जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखे हैं ना एटम्स के अंदर, दे आर ऑल रैंडमली ओरिएंटेड। ऑल ऑफ देम आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है। तो सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो ये सारी कहानी है। यानी कि जहाँ पे मूविंग चार्जेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने क्रिएट करना ही है। मगर जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसने प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके एक रिजल्टेंट दे रहे होते हैं, नॉन जीरो रिजल्टेंट दे रहे होते हैं। ये सारी बात है। ठीक है। तो चलो आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद पता है क्या है, इसके बाद है मूविंग चार्ज का हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है। कि मूविंग चार्ज है, ठीक है, मूविंग चार्ज का कोई एग्जांपल है, और उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है वो डिस्कस करेंगे। वैसे मूविंग चार्ज का हमारे सिलेबस में कॉमन एग्जांपल क्या है, मतलब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कमरे में मूविंग चार्जेस तो दिखते नहीं हैं। कि पॉजिटिव चार्जेस, कोई प्रोटॉन की लाइन जा रही है या इलेक्ट्रॉन की लाइन जा रही है, हमें अपने रूम में या घर में तो दिखाई देता नहीं है। हमारे घरों में या बिल्कुल कॉमन डे टू डे लाइफ में हम मूविंग चार्जेस का कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? मूविंग चार्ज का कौन सा एग्जाम्पल हम देखते हैं? बच्चे इसका जवाब दे ही देते हैं, हम करंट देखते हैं। करंट, हमारे घर में हर जगह वायरिंग है। हर जगह वायरिंग है, हर तार में जो है करंट, मतलब अगर अगर सर्किट ऑन है, सर्किट स्विच ऑन है, तो उसकी तार में करंट फ्लो कर रहा होता है ना। करंट क्या है? मूविंग चार्ज ही तो है। करंट इज चार्जेस इन मोशन। तो करंट के अराउंड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर ही इधर से शुरू होता है कि करंट की वजह से सराउंडिंग स्पेस में क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करते हैं। हाँ, अब देखो, ये चैप्टर शुरू कहाँ से होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है बॉयड सवर्ट्स लॉ से। बॉयड सवर्ट्स लॉ। बॉयड सवर्ट्स लॉ। बॉयड सवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि एक स्मॉल करंट कंटेनिंग वायर है, एक छोटी सी करंट कंटेनिंग वायर है, उसने अपने चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फील्ड क्रिएट किया है, वो बॉयड सवर्ट्स लॉ से पता चलता है। और ये बॉयड सवर्ट एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बॉयड, दूसरे का सावर्ट। ठीक है। तो दोनों ने मिलके ये थ्योरी बनाई है बॉयड सवर्ट्स लॉ। तो बॉयड सवर्ट्स लॉ क्या बताता है? कोई स्मॉल करंट कंटेनिंग वायर है, उसने अपने चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, दैट इज गिवन बाय दिस लॉ। इट सेज दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ये अब मैं स्मॉल क्यों लिख रहा हूँ? स्मॉल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका सोर्स भी बहुत स्मॉल है। जो करंट है ना, करंट कंटेनिंग वायर, उसकी लेंथ बहुत छोटी है। बहुत छोटी सी लेंथ की करंट कंटेनिंग वायर है, करंट कंटेनिंग वायर। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको स्टडी कर रहे हैं। हाँ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl containing current I is, हाँ, ये मान लो कोई स्मॉल करंट एलिमेंट है। ठीक है।
ये करंट इसमें ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। करंट की वैल्यू आई, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और इस एलिमेंट की लेंथ है डीएल, ठीक है, इस एलिमेंट की लेंथ डीएल। अब इस एलिमेंट की वजह से किसी सराउंडिंग पॉइंट, कोई इसके आसपास कोई पॉइंट है पी, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कहीं इधर कोई पॉइंट है पी, और पॉइंट पी का ना पोजीशन वेक्टर दिया है, इस करंट एलिमेंट की रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट पी का। हाँ, इज गिवन बाय एट पॉइंट पी डी बी। ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना पॉइंट पी पे, तो उसको डीबी से डिनोट करेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये इसका फार्मूला है। मतलब ये स्टेटमेंट है, बॉयड सवर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये लॉ है। इसका कोई सोचे प्रूफ क्या है, कहाँ से आ गया। फिजिक्स में इन चीज़ों के प्रूफ 11th 12th के सिलेबस में नहीं, कि बॉयड सवर्ट ने कौन सी स्टडी कौन सी रिसर्च करके ये फार्मूला निकाला, हमें इसका नहीं पता है। हमारे सिलेबस में बस ये फार्मूला है, इसको एक लॉ की तरह मान के, एक लॉ की तरह मान के पूरा चैप्टर इसकी एप्लीकेशंस पर बना हुआ है, कि इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है। हाँ, टर्म्स का मतलब क्या है। अ, ये जो म्यू नॉट है, एक मिनट पहले डीएल और आर की बात कर लेते हैं। डीएल, ये ना डीएल के ऊपर वेक्टर, वैसे डीएल तो इधर दिख ही रहा है, डीएल इस एलिमेंट की लेंथ है, ठीक है। डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर को अलोंग करंट लेते हैं। डीएल वेक्टर टेकन अलोंग करंट, टेकन अलोंग करंट। और ये आर वेक्टर तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। आर जो है, ये इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हाँ, अब ये म्यू नॉट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है ना एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में जो म्यू नॉट होता है ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। हाँ, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे ये फैक्टर आता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, मैग्नेटिज्म में उसकी जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है, ठीक है। और हर जगह ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहाँ जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसके सिमिलर या मिलते जुलते फार्मूलों में मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई देखा जाता है। इसकी वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इट इज 10⁻⁻⁷ SI यूनिट्स। ये है 10⁻⁻⁷ SI यूनिट्स। हाँ, अगर कोई सोचे SI यूनिट है क्या, निकाल लेते हैं, क्योंकि वो CBSE बोर्ड में या कहीं भी SI यूनिट पता तो होना चाहिए। तो इस फार्मूले से आ जाएगी ना SI यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला है। ये DL डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सबको, ये मीटर में होगा, ये मीटर में, ये मीटर क्यूब में, थोड़ा कैंसिल करके ये एम्पियर अपॉन मीटर आएगा, ठीक है। एक एम्पियर बचेगा, एक मीटर बचेगा, यूनिट में, यूनिट में। तो म्यू नॉट हो जाएगा यहाँ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये आ जाएगा। और 10⁻⁻⁷ टेस्ला इंटू एम्पियर, नहीं नहीं, टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स, ऐसे, ठीक है। टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स, ये इसकी ऐसा ही यूनिट है। चलो, तो यहाँ तक आए। अब इसके बाद चलो ये फार्मूला ना जरा हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि उसका भी यूज़ है, उसकी एप्लीकेशंस हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये जो फार्मूला बनेगा, इन मैग्नीट्यूड डीबी,
इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डीबी का। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डीएल क्रॉस आर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जैसे होता है ना, ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये आर क्यूब, एक आर से एक आर कट गया ना, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये है। अच्छा, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहते हैं ना वो कि वो अगर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, वैक्यूम के केस में, या वैक्यूम या फ्री स्पेस के केस में इलेक्ट वो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो किसी दूसरे मीडियम के केस में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यहाँ भी आता है। यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। फॉर मीडियम अदर देन वैक्यूम, ये डीबी बन जाता है म्यू आर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वैसे थीटा हमने थोड़ा वो मैंने नाम ही नहीं लिया, थीटा क्या है। थीटा एंगल क्या है, थीटा जो है ना एंगल है डीएल और आर वेक्टर के बीच में, देखो डीएल वेक्टर इज टेकन अलोंग करंट, डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। नोट कर लो। हाँ तो आ, हाँ, जो थीटा है ना, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर यहाँ ले लिया अलोंग करंट, आर वेक्टर ये, तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अच्छा हाँ, अब फॉर मीडियम अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यहाँ म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और जो प्रॉपर जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, जैसे हम लोगों के हमारी नॉलेज में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है। आयरन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब आयरन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, है ना। आयरन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, ऐसे मटेरियल्स को वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। चैप्टर में आगे आएंगे, प्रॉपरली वो मटेरियल जो आयरन सॉरी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, उनको मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। आयरन है, निकेल है, उनके लिए म्यू आर बहुत लार्ज होता है। म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस का तो म्यू आर 1 होगा, क्योंकि ये देखो फ्री स्पेस के लिए ये फार्मूला लिखा है ना, अगर यहाँ म्यू नॉट सोचें तो फ्री स्पेस या वैक्यूम का तो म्यू आर 1 हो गया। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक आयरन, उसका म्यू आर 1000 के ऑर्डर का होता है। फॉर, मैं लिख दूं, एक्चुअल प्रॉपर उनका नाम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, म्यू आर इज 10⁻³ टू 10⁻⁵। जो प्रॉपर मैग्नेटिक मटेरियल है ना, आयरन जैसे, उनके लिए म्यू आर 10⁻³ टू 10⁻⁵ है। हाँ, फिर आगे चलते हैं। ये तो अभी खैर वो बॉयड सवर्स लॉ था ना, मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड।
और वैसे इसकी डायरेक्शन की बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज। तो यहाँ जरा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर से रब कर रहा हूँ। हाँ, वैसे ये जो भी डिस्कशन है पूरे का पूरा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। वेक्टर नोटेशन में तो एक यही फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, डीबी वेक्टर, बाकी इधर म्यू नॉट आए ये सब तो कांस्टेंट है, और इधर एक वेक्टर दिख रहा है डीएल क्रॉस आर। तो फिर डीबी वेक्टर डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगा ना, डीबी वेक्टर तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नंबरिंग कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ठीक है। फिर डायरेक्शन लिख लेते हैं, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन एज पर इक्वेशन 1, डायरेक्शन ऑफ dB is along dl cross r, direction of dB is along dl cross r। तो फिर जरा इसको जरा समझते हैं कि ये जो करंट एलिमेंट है, इसके राइट साइड पे कोई पॉइंट लिए, लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट लिए, उन पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी ये समझ रहे हैं, ठीक है। रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अब ये जैसे यही एग्जांपल हमने ले लिया, थोड़ा और क्लैरिटी से ड्रॉ कर देता हूँ। तो करंट एलिमेंट ये डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर तो ऊपर की तरफ है ना, करंट अपवर्ड, और यहाँ कोई ले लिया चलो पॉइंट P1। तो फिर आप बताओ कि पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता है ना डायरेक्शन। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस फिगर में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, इस फिगर में ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, बच्चों को पता ही होता है। राइट हैंड थंब रूल लगाते टाइम राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, अगर राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर लें, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर लें, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ए ये बी, राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल कर लेते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल कर लिया, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, डीएल वेक्टर की ये डायरेक्शन है, डीएल वेक्टर ये और आर वेक्टर ये, पॉइंट P1 के लिए आर वेक्टर इधर। तो डीएल से आर के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को डीएल वेक्टर से आर वेक्टर के अलोंग बेंड कर लेते हैं, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर के अलोंग कर्ल कर लें, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पॉइंट P1 पे इनटू द प्लेन आ गया। डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ कर्ल कर लिया ना, तो पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन कोई वेक्टर हो ना, उसको सर्कल के अंदर क्रॉस ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, सर्कल के अंदर क्रॉस बना दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। चलो फिर कोई पॉइंट, चलो इसके राइट साइड पे लेते हैं मगर नीचे ले लेते हैं, कोई पॉइंट इधर ले लिया P2, पॉइंट P2 के लिए आर वेक्टर, और ये डीएल वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर ऐसे आर वेक्टर ऐसे ले लिया P2 के लिए, P2 पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये डीएल वेक्टर आर वेक्टर, डीएल से आर की तरफ कर्ल कर लिया, राइट हैंड की फिंगर्स को डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ कर्ल कर लिया, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ कर्ल करें, थंब इज इनटू द प्लेन, तो पॉइंट P2 पे जो थंब है इनटू द प्लेन जाएगा,
पॉइंट P2 पे थंब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, तो पॉइंट P2 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। ये तो खैर हमने राइट साइड वाले पॉइंट लिए ना, करंट एलिमेंट के राइट साइड वाले पॉइंट्स लिए। अब इस करंट एलिमेंट के लेफ्ट पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट इधर ले लिया लेफ्ट साइड पे ऊपर, एक कहीं नीचे ले लिया P4। हाँ तो P3 वेक्टर, ये जो पॉइंट P3 है, पॉइंट P3 के पॉइंट P3 के लिए पोजीशन वेक्टर ये ले ली, R वेक्टर। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे, किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो कि ये जो वेक्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, वो करंट एलिमेंट के मिडल से जोड़ रहे हैं, ऊपर से जोड़ रहे हैं या बॉटम से जोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये करंट एलिमेंट है ही बहुत छोटा। जब भी हम डेरिवेटिव वाला सिंबल लेते हैं, डीएल लिया ना, तो डीएल तो वैसे ही टेंड टू जीरो होता है। डीएल इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब ये जो करंट एलिमेंट है इसका साइज बहुत छोटा है। इसका साइज बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, करंट एलिमेंट ऑलमोस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो वो तो हमने बनाना था बोर्ड पे, मैंने बनाना था तो थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा ना कि बच्चों को नजर आ जाए। बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे तब भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे कि देख दिख जाए बाद में, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा बड़ा बना दिया, बट डीएल टेंड्स टू जीरो है। इसकी जो लेंथ है लगभग जीरो है, इस करंट एलिमेंट का लेंथ बहुत कम है, बहुत छोटा है ये करंट एलिमेंट, ठीक है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ, तो पॉइंट P3 का आर वेक्टर ऐसे है, डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ। तो डीएल क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, डीएल वेक्टर आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो पॉइंट P3 पे ये क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ द प्लेन है। पॉइंट P3 पे डीएल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन है। तो अच्छा, एनी वेक्टर विच इज आउट ऑफ द प्लेन उसको सर्कल के अंदर डॉट से शो करते हैं। सर्कल बना के एक डॉट बना दिया तो पॉइंट P3 पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। और यही डिस्कशन वैसे P4 के लिए रहेगा। पॉइंट P4 के लिए आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, डीएल क्रॉस आर पॉइंट P4 पे भी आउट ऑफ द प्लेन। तो बेसिकली एक रूल होता है, इस चैप्टर में एक रूल होता है प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का, ठीक है। मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का एक रूल होता है। उसे एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल इधर से ही निकलता है, ठीक है। मैं राइट हैंड थंब रूल पे अभी जा रहा हूँ, जस्ट एक मिनट में। हाँ देखो, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे तो चार पॉइंट्स हैं ना, दो राइट साइड पे ले लिए, दो लेफ्ट साइड पे। वैसे पर जो पॉइंट है वो तो कहीं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। वो इस करंट कंटेनिंग वायर के प्लेन के बाहर भी हो सकता है, वो बिहाइंड द प्लेन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो प्रॉपरली ये जो डीएल क्रॉस आर वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है ना, इसको पूरा थ्री डायमेंशन में भी जनरलाइज करते हैं। थ्री डायमेंशन में भी जनरलाइज करते हैं कि ये दो पॉइंट सिर्फ जरूरी थोड़ी है इसी प्लेन में हो। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, आउट ऑफ प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट प्लेन के पीछे वाले भी हो सकते हैं, सामने वाला पॉइंट भी हो सकता है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो अगर इसी को पूरा थ्री डायमेंशन में जनरलाइज कर दें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल क्रॉस आर है, इसको पूरा करंट कंटेनिंग वायर के चारों तरफ जनरलाइज कर दें ना, तो एक रूल बन जाता है, उसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो प्रॉपरली किसी करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करनी है तो राइट हैंड थंब रूल से ड्रॉ करते हैं। मैं वो रूल लिखवा रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल। इफ
we hold thumb of right hand along current, then then fingers curl along magnetic field lines. If we hold thumb of right hand along current, then fingers curl along magnetic field lines. अब इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। तो इफ वी होल्ड थंब, राइट हैंड थंब रूल में तो राइट हैंड को ऐसे ही होल्ड करते हैं। राइट हैंड को ऐसे ही तो होल्ड करते हैं, थंब को ऐसे रखा और फिंगर्स को यूं कर्ल किया, ठीक है, ऐसे। तो इफ वी होल्ड थंब ऑफ राइट हैंड अलोंग करंट, करंट के अलोंग राइट हैंड का थंब होल्ड कर लिया, ठीक है। करंट के अलोंग राइट हैंड का थंब होल्ड कर लिया। फिंगर्स कर्ल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड के थंब को अलोंग करंट होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो इसके राइट साइड पे, इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स पे जो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे जो फिंगर्स हैं वो इनटू द प्लेन जा रही हैं, ठीक है, इनटू द प्लेन। तो तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन जाएंगी, ठीक है। और फिर राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। हमने थंब को अगर यूं होल्ड किया तो लेफ्ट साइड पे वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन आ रही, ठीक है। लेफ्ट साइड पे वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं। तो हमने थंब को अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होल्ड किया, सॉरी, थंब को अलोंग करंट होल्ड करेंगे। राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन जाएंगी। देखो हमारी जो फिंगर्स हैं वो पूरा सर्कल तो बताती नहीं है, पूरा सर्कल थोड़ी बन रहा है। हमारी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ एक सेंस बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक सेंस बता रही हैं। वो सर्कल तो हमें खुद कंप्लीट करना होता है, सर्कल हमें खुद कंप्लीट करना होता है। ये लाइन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। सर्कल खुद बनाना है। तो इसके राइट साइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन होंगी, वही फील्ड लाइंस पूरी घूम के लेफ्ट साइड से आउट ऑफ द प्लेन आ रही होंगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल्स होंगी, ऐसे। राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा होगा, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। और यही तो हो रहा है यहाँ, आप देखो ना, करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है तो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। करंट अपवर्ड है, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। और करंट अपवर्ड है, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो यही तो हो रहा है, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी फील्ड लाइंस रिवर्स कब हो जाएंगी? मतलब ये ऐसे घूमने की बजाय सारी, अगर हम चाहते हैं उल्टी हो सारी, रिवर्स ओरिएंटेशन में हो, वो किस केस में होगा? बच्चे फटाफट जवाब दे देते हैं। अगर हम करंट को रिवर्स कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अगर हम करंट डाउनवर्ड ले लें, करंट डाउनवर्ड ले लें तो डाउनवर्ड करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये देखो इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन है, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कुलर लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन है, वही घूम के लेफ्ट साइड से इनटू द प्लेन जाएंगी। तो राइट साइड से आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट साइड से इनटू द प्लेन, और यूं घूमेंगी। तो उनकी जो ओरिएंटेशन होगी इसके जस्ट ऑपोजिट होगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट साइड पे इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड पे आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ ऑपोजिट बना देंगे, ऐसे होंगी। ठीक है। तो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे ये सारी फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन है, और यही घूम के यहाँ से इनटू द प्लेन जाएंगी लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे, ऐसे। राइट साइड वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट साइड पे इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है। तो
ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने करंट कंटेनिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना डिस्कस कर ली है। इसी के साथ अभी मैं अगला सेशन स्टार्ट करूंगा। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।